Very good evening to all of you. Yes, this is Nikita here from LearnX Nursing team. Today we will discuss about NORCET PYQ series number 22. So start करते हैं. Just give me a minute. Okay. क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? In which sign of appendicitis pain present during the sneezing? Appendicitis का ऐसा कौन सा साइन होता है जिसमें स्नीजिंग के टाइम पे पेशेंट को पेन प्रेजेंट होता है? दैट इज रॉफ्सिंग साइन, डनफी साइन, ऑब्ट्यूरेटर साइन या फिर सोवास साइन. एक एक करके देखते हैं. नंबर वन इज रॉफ्सिंग साइन. क्या होता है रॉफ्सिंग साइन में? हम पाल्पेट करते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में एंड पेशेंट को पेन प्रेजेंट होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में. Palpate in left lower quadrant and pain present in right lower quadrant. ठीक है. देन नेक्स्ट होता है डनफी साइन. अब डनफी साइन में क्या होता है? जब पेशेंट स्नीज करती है, जब पेशेंट कफ करती है, तो पेशेंट का जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है. पेशेंट्स इंट्रा abdominal pressure increases due to sneezing and coughing. एंड ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने के वजह से पेशेंट विल हैव पेन इन अपेंडिसाइटिस पेशेंट. ठीक है. देन अब ये ऑब्ट्यूरेटर एंड सोवास साइन, ये हम रिलेटेड होता है हमारे ऑब्ट्यूरेटर मसल एंड सोवास मसल. पहले हम देखेंगे ऑब्ट्यूरेटर साइन में हम क्या करते हैं. व्हाट वी डू इन ऑब्ट्यूरेटर साइन, हम पेशेंट को कहते हैं आप सुपाइन पोजीशन पे लेट जाइए. हम राइट नी को फर्स्ट राइट डाउन सुपाइन पोजीशन, flex the right knee of the patient, then passive internal रोटेशन ऑफ हिप. एंड जब हम पैसिवली इंटरनल रोटेशन हिप का करेंगे तो जो ऑब्ट्यूरेटर मसल है वो कांटेक्ट में आती है इन्फ्लामेटरी अपेंडिक्स के एंड वो कॉज करती है पेन. ठीक है. ऑब्ट्यूरेटर साइन कब पॉजिटिव होती है? हम पेशेंट को कहेंगे आप सुपाइन पोजीशन पे लेट जाइए, हम फ्लेक्स करेंगे पेशेंट का राइट नी. ठीक है. राइट नी. ओके. देन पैसिवली हम इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप करेंगे एंड जब हम पैसिवली इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप करेंगे तो जो पेशेंट का ऑब्ट्यूरेटर मसल है दैट विल कम इनटू कांटेक्ट विद इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स एंड पेशेंट को पेन हो जाएगा. तब हम कहते हैं कि ऑब्ट्यूरेटर साइन इज पॉजिटिव. ठीक है. देन एक होता है हमारा सोवास साइन. अब सोवास साइन क्या? यस, दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द सोवास मसल. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे पेशेंट को. ठीक है. देन जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, राइट लोअर एक्सट्रीमिटी या फिर राइट लेग जो है, ठीक है, उसे हम पैसिवली मूव करेंगे. मूव पैसिवली. ठीक है. ऐसा करने पे क्या होगा? अगेन पेशेंट को पेन होगा. ठीक है. जब पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन प्रेजेंट रहेगी. जो हमने अभी चार साइन देखे, रॉफ्सिंग साइन, डनफी साइन, ऑब्ट्यूरेटर साइन, सोवास साइन, ये चारों ही साइन में पेन प्रेजेंट होता है अगर पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है. लेकिन अपेंडिसाइटिस में पेशेंट को पेन होगा अगर वो स्नीज कर रही है, कफ कर रही है. तब हम उस साइन को कहते हैं डनफी साइन, बिकॉज यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्नीजिंग एंड कफिंग. तो क्लियर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर दैट इज डनफी साइन.
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द पोजीशन शोन इन द इमेज। जो पोजीशन इमेज दी गई है ये कौन सी पोजीशन है? इट इज डॉर्सल रिकम्बेंट, it is Sims position, it is Trendelenburg position and it is reverse Trendelenburg position. Yes, कौन सी पोजीशन है ये? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट का हेड एलिवेट होता है, ठीक है, हेड ऊपर की साइड रहता है एंड लाइक दिस, इस तरीके से पेशेंट रहेगा, ये पेशेंट का हेड है, ठीक है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या रहता है, इस तरीके से जो फीट है वो ऊपर रहते हैं। सिम्स पोजीशन हम स्पेशली क्यों यूज करते हैं, फॉर पीसी एनीमा, ठीक है, एनीमा देने के लिए बेस्ट पोजीशन। देन डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन या फिर ये जो पोजीशन इमेज में दी हुई है, इसमें क्या है, पेशेंट जो है शी इज लाइंग सुपाइन, ठीक है, लाइंग सुपाइन एंड क्या है, ये इसके जो नीज है, ठीक है, नीज आर फ्लेक्स्ड, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इट इज डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन, ठीक है। सो जो आपको इमेज में दिया गया है दैट इज नीज फ्लेक्स सुपाइन पोजीशन दैट इज सीन इन डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most important for the nurses to assess when the client receives mannitol? जब एक पेशेंट मैनिटोल रिसीव कर रही है तो नर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उस पेशेंट में असेस करने के लिए? सबसे पहली बात, ये जो मैनिटोल है ये क्या है, ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। मैनिटोल जो है वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक या फिर ये जो मोनिटोल है ये हम क्यों देते हैं, टू रिड्यूस सीएसएफ प्रेशर। जिन पेशेंट में हेड इंजुरी हो जाती है, सीएसएफ का प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसे कम करने के लिए हम देते हैं मैनिटोल, ठीक है। अब अगर आपने किसी प्रेशर को कम करने के लिए डायूरेटिक दिया है, तो डायूरेटिक देंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, पेशेंट का यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना जरूरी हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट असेस करना पड़ेगा, लेवल ऑफ पेन देखना पड़ेगा या फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखना पड़ेगा। सी, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्यों दे रहे हैं, ताकि जो बढ़ा हुआ प्रेशर है सीएसएफ का या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बिकॉज ऑफ एनी इंजुरी टू द हेड टू द ब्रेन, ठीक है, तो वो रिड्यूस होना चाहिए, तो वो रिड्यूस होगा तो वो किसी फॉर्म में तो बाहर निकलेगा, दैट इज यूरिन। तो हमें यहाँ पे यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है जब पेशेंट मैनिटोल पर होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परफॉर्म कोलोस्टोमी इरिगेशन, ठीक है, जो कोलोस्टोमी बनाई हुई है उसको इरिगेट कर रहे हैं, सो द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड इनटू द स्टोमा अप टू, हम कोलोस्टोमी में एक स्टोमा बनाते हैं, अब हम इसका इरिगेशन कर रहे हैं, तो हम जो कैथेटर इंसर्ट करेंगे फॉर द इरिगेशन ऑफ द कोलोस्टोमी वो हम कितना सेंटीमीटर करेंगे, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और दी 20 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम 20 सेंटीमीटर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। क्यों हम 20 सेंटीमीटर इरिगेट करने के लिए स्टोमा को इंसर्ट करेंगे, बिकॉज प्रिवेंट बैकफ्लो एंड फॉर बेटर कोलोस्टोमी इरिगेशन। अगर हमने 20 सेंटीमीटर कैथेटर को स्टोमा में इंसर्ट किया तो परफॉर्म कोलोस्टोमी इरिगेशन, तो हम बैकफ्लो को प्रिवेंट कर सकेंगे, साइड बाय साइड जो कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, a 24-year-old female client comes to an ambulatory care clinic in moderate distress with a probable diagnosis of acute cystitis। एक 24 साल की फीमेल पेशेंट है, ठीक है, वो आपके पास क्लिनिक में आई है, थोड़ी डिस्ट्रेस में है कि क्योंकि उसे एक्यूट सिस्टाइटिस है। व्हाट इज सिस्टाइटिस? इट इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। व्हेन ऑब्टेनिंग द क्लाइंट्स हिस्ट्री, जब नर्स क्लाइंट्स की हिस्ट्री ले रही है, पेशेंट की हिस्ट्री ले रही है, द नर्स शुड आस्क द क्लाइंट इफ शी हैज हैड
हम पेशेंट को या फिर जो नर्स है जब हिस्ट्री लेगी एक सिस्टाइटिस वाले पेशेंट को, तो वो क्या पूछेगी, कौन सी ऐसी चीजों के बारे में, कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में शी विल आस्क कि क्या आपको ऐसा हो रहा था। ठीक है, सो फीवर एंड चिल्स, फ्रीक्वेंसी एंड बर्निंग ऑन यूरिनेशन, फ्लैंक पेन एंड नोजिया, या फिर हिमेचुरिया। सी, सिस्टाइटिस वाले पेशेंट में फ्लैंक पेन एंड नोजिया नहीं मिलता। यस, फीवर एंड चिल्स भी मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड बर्निंग ऑन यूरिनेशन भी मिलेगा एंड हिमेचुरिया भी मिलेगा, बिकॉज सिस्टाइटिस है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर। डेफिनेटली इफ देयर इज एन इन्फेक्शन, फीवर एंड चिल्स विल बी देयर। ठीक है, हिमेचुरिया, यस इट विल बी प्रेजेंट बिकॉज देयर इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। बचा फ्रीक्वेंसी एंड बर्निंग ऑन यूरिनेशन। सी, इसके ऊपर बात करते हैं हम कि इन तीनों में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, जब भी सिस्टाइटिस का पेशेंट होता है, ठीक है, तो यूरिन की अर्जेंसी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड बर्निंग सेंसेशन, ये एक इंडिकेटिव फीचर होता है सिस्टाइटिस का, इंडिकेटिव फीचर ऑफ सिस्टाइटिस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एंड बर्निंग ऑन यूरिनेशन, दैट इज मिक्चुरेशन। हमें एक पेशेंट जिसको सिस्टाइटिस हुआ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, प्रायोरिटी वाइज फ्रीक्वेंसी एंड बर्निंग ऑन यूरिनेशन, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, हिमेचुरिया, थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी, फीवर एंड चिल्स, जबकि होता दोनों भी है, तीनों भी है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which immunity is affected by HIV infection? HIV इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को है तो कौन सी इम्यूनिटी हमारी अफेक्ट होती है। इट इज नेचुरल इम्यूनिटी, it is active immunity, it is cellular immunity, and it is humoral immunity. सी, होता क्या है, एचआईवी में हमारे जो CD4 सेल काउंट होते हैं दैट आर लेस देन 200 सेल पर MMQ। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं WBC का, तो कैसा होता है, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। ये अग्रैनुलोसाइट फर्दर डिवाइड होते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड होते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये जो टी लिम्फोसाइट है ये अगेन डिवाइड होते हैं हमारे हेल्पर टी सेल्स एंड किलर टी सेल्स। ठीक है, अब ये जो हेल्पर टी सेल्स है ये क्या बनाते हैं, CD4 सेल्स। ठीक है, अब ये जो टी सेल होते हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या फॉर्म करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, फॉर्म्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, इट फॉर्म्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब मुझे बताओ CD4 सेल्स जो है वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हेल्पर टी सेल्स डिक्रीज होंगे, यानी कि टी सेल, यानी कि टी लिम्फोसाइट जो कि एक सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी फॉर्म करती है, तो ये अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, यस। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी विच इज अफेक्टेड बाय द HIV infection. Again I am repeating what happens here. HIV में क्या होता है, CD4 सेल काउंट जो है वो लेस देन हो जाता है 200 सेल पर MM3। CD4 सेल्स जो है वो हमारे डिक्रीज होते हैं। WBCs का अगर हम इन्फेक्शन क्लासिफिकेशन करते तो व्हाट इज देयर, ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट अगेन डिवाइड होता है इनटू द मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अगेन डिवाइड होते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। उसमें से जो बी लिम्फोसाइट है वो कौन सा इम्यूनिटी फॉर्म करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड दी किलर टी सेल्स। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, CD4, एंड किलर टी सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, CD8 सेल्स।
ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, एचआईवी में CD4 सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो जब CD4 सेल्स ही रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हेल्पर टी सेल्स का काम भी कम हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स भी अफेक्ट हो जाएंगे। इट मींस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो एचआईवी इन्फेक्शन में अफेक्ट हो जाएगी। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज। अगर हम किसी पेशेंट में रेडीमेड एंटीबॉडीज को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसे हम कैसी इम्यूनिटी कहेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी मतलब क्या होती है? गेटिंग फ्रॉम मदर, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क से मिले या प्लेसेंटा से मिले। ठीक है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम कब कहते हैं? ठीक है, यानी कि रेडीमेड। अब इसमें एक चीज देखो, नेचुरल तो हमारा आंसर ही नहीं होगा क्योंकि हमारा क्या रेडीमेड एंटीबॉडीज है। तो या तो आंसर होगा आर्टिफिशियल एक्टिव या आंसर होगा आर्टिफिशियल पैसिव। अब इन दोनों में से कैसे इसको आप व्हाट वी कैन से, how you will identify the correct answer, how you will choose the correct answer? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज, किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसे रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज रेडीमेड देते हैं, ठीक है, यानी कि उसका जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है, जो कि होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैसिवली कोई चीजें जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ आपका एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होता, here there will be artificial passive immunity will be your correct answer। ठीक है, so administration of ready-made antibodies is called as artificial passive immunity। ठीक है, अगर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है IgA एंड IgG। ठीक है, देन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी किसके थ्रू होती है? अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें उस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किसके थ्रू मिलती है? ये हमें मिलती है वैक्सीनेशन के थ्रू। अगर हमने किसी डिजीज कंडीशन के अगेंस्ट पहले से ही वैक्सीनेशन ले ली है, सो आवर बॉडी इज कंप्लीटली रेडी टू फाइट विद दैट पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, ऑलरेडी हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज बने हुए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, ऑप्शन क्या दिए हैं आपको? पहले तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में के हिसाब से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Immunoglobulin is responsible for type 1 hypersensitivity reaction is IgA। hypersensitivity type 1 reaction जब होता है तो उसके लिए जो immunoglobulin responsible होती है वो होती है IgE। मास्ट सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं इन कॉजिंग टाइप 1 hypersensitivity। immunoglobulin responsible for type 1 hypersensitivity reaction is IgD, या फिर both A and B। C, एक होता है ए, एक होता है सी, एक होता है डी। ए से क्या आता है हमारा? एनाफिलैक्सिस। ये मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स बता रही हूँ। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। एनाफिलैक्सिस। टाइप सी को हम क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक। ई में, आई में क्या आता है आपका? इम्यून कॉम्प्लेक्स। एंड डी में क्या आता है? डिलेड। अब हमें बात करनी है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस मतलब क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन। और जब भी हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारा IgE जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होता है। बट मास्ट सेल्स आर इंपॉर्टेंट सेल्स इन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। यस, हाउ इट इज? सी, जब भी ना एलर्जेंस होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं हमारे बॉडी के, तो हमारी बॉडी रिलीज करती है IgE को। ये IgE जाती है मास्ट सेल्स पे,
मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड ये हिस्टामिन कॉज करती है एलर्जिक सिम्टम्स। इस तरीके से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी यानी कि एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जो वो है वो हमेशा ही आईजीई डिपेंडेंट होता है। अगर आईजीई है तो ही वहां पे एलर्जिक रिएक्शन या फिर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन टेक्स प्लेस होंगे। ठीक है, देन सेकेंड मास्ट सेल। यस, मास्ट सेल्स में क्या होता है, जब एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, दे केम इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। ठीक है, जब एलर्जेंस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी रिलीज करती है आईजीई को। ये आईजीई जाते हैं मास्ट सेल के पास, मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामिन एंड हिस्टामिन रिलीज करता है या फिर कॉज करता है एलर्जिक सिम्टम्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है बोथ ए एंड बी। Immunoglobulin responsible for type 1 hypersensitivity reaction is never be D because D में क्या आता है हमारा delayed immunity, delayed hypersensitivity reaction। ठीक है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कौन कॉज करता है, मास्ट सेल एंड आईजीई। बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the which of this is expected findings in a patient with COPD? आपका पेशेंट है जिसको सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो आप क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग करेंगे? देयर विल बी टेक्टाइल फ्रेमिटस एंड वीजिंग। वीजिंग हमेशा हमको अस्थमा के पेशेंट में मिलता है, सो ये आंसर नहीं होता। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड ओवर पेरिफेरल फीड, जो पेरिफेरल फीड है वहां पे हमको ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स अलग से मिलेंगे। ठीक है, हाइपर रेजोनेंस ओवर पोस्टेरियर लोब, जो हमारा पोस्टेरियर लोब ऑफ द लंग है वहां पे हमको हाइपर रेजोनेटिक साउंड मिलेगा, या फिर डिस्टेंडेड नेक वेन्स विद द साइनोसिस। सी, इसको हमको समझना पड़ेगा। सीओपीडी में ना दो मेन चीजें होती है, एक तो होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक होता है हमारा एम्फाइजीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस ब्रोंकियल्स। ठीक है, एम्फाइजीमा में क्या होता है, एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन। हमारे जो एल्वियोलाई है वो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, डिस्टर्ब गैस एक्सचेंज। जब गैस एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाता है तब हमारा जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। जब रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा, हियर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो तो इंक्रीज हो जाएगी एंड जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन कम मिल रहा है लेकिन जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रही है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारे लंग्स हो गए, यहाँ पे हमारा पल्मोनरी ट्रंक हो गया। ठीक है, अब ये पल्मोनरी ट्रंक से क्या हो रहा है, सारा का सारा लोड आएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, कि नहीं भाई तुम ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करो। ठीक है, फटाफट सर्कुलेशन करो। सो ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करने के लिए सारा का सारा जो प्रेशर है वो राइट साइड पे आएगा एंड पूरा प्रेशर राइट हार्ट पे आने की वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। एंड जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम, कि हम ऑक्सीजन को ट्रैप कर सके एंड ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, जब राइट साइड हार्ट फेलियर होता है उसे हम कहते हैं कोर पल्मोनले एंड साइड में लिखो राइट साइड। अब जब पेशेंट को कोर पल्मोनरे और राइट साइड हार्ट फेलियर हो गया है तो क्या होगा, ब्लड फ्लो विल ऑब्स्ट्रक्ट, कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज, वीनस रिटर्न विल ऑब्स्ट्रक्ट। और ये तीनों चीजें होने के वजह से जो हमारे नेक वेन्स है वो डिस्टेंड हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं होने की वजह से वी विल गेट साइनोसिस। ठीक है, सो सीओपीडी वाले पेशेंट में जो हमारी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होगी दैट विल बी डिस्टेंडेड नेक वेन्स विद द साइनोसिस। ना ही हमको हाइपर रेजोनेंस ओवर पोस्टीरियर लोब्स मिलेगा, ना ही ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स पेरिफेरल फ्लूइड में मिलेंगे।
We will get distended neck veins with cyanosis because of right-sided heart failure and core pulmonale. Because of right heart failure and core pulmonale. Clear? Okay. The last question. The nurse is assessing a client with the Buerger's disease. ठीक है, ब्यूरगर डिजीज को हम बर्गर डिजीज भी बोलते हैं, बट ये कोई बर्गर खाने से नहीं होता है. ठीक है, इसमें इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है. ठीक है, वेन्स का थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है. ओके, सी देखते हैं. ठीक है, द नर्स शुड डिटरमाइन इफ द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग. एक पेशेंट असेस कर रही है, सॉरी, एक नर्स असेस कर रही है एक क्लाइंट को जिसको कि बर्गर डिजीज है. तो नर्स क्या ऐसा डिटरमाइन करेगी कि क्लाइंट में ये सारी चीजें हमको मिलेगी. ठीक है, देयर विल बी थिकनिंग ऑफ द इंटीमा एंड मीडिया ऑफ द आर्टरी. आर्टरी के जो इंटीमा और मीडिया है वो हमको बहुत ही थिक दिखेंगे. Inflammation and fibrosis of arteries, veins and nerves, vasospasm lasting several minutes, pain, pallor and pulselessness. बात करते हैं बर्गर डिजीज की. बर्गर डिजीज में क्या होता है, सॉरी, क्यों होता है? ड्यू टू स्मोकिंग. वो भी कैसे? एक्सेसिवली स्मोकिंग. बहुत ज्यादा ही एक्सेसिव, जिनको चेन स्मोकर हम कहते हैं. ठीक है, एंड इसके वजह से क्या हो जाता है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड इन्फ्लामेशन. इसीलिए हम इस कंडीशन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस. अब ये थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस में होता क्या है? देयर विल बी, ये कंटिन्यूएशन में, ठीक है, अफेक्ट वेन्स, आर्टरीज एंड नर्व्स. ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. ठीक है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होने की वजह से हमें पेशेंट के अंदर मिलता है पेन. वो किसके वजह से रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारे वेन, आर्टरीज एंड नर्व्स ये इफेक्ट हो रहे हैं. इनका इन्फेक्शन, सॉरी, इनका इन्फ्लामेशन हो रहा है, इनका फाइब्रोसिस हो रहा है. सो ब्यूरगर डिजीज में क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस करेगी? इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड दी नर्व्स. करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. आई होप आपको इस समझ में आया होगा अच्छे से. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. जुड़े रहिए लर्नेक्स नर्सिंग टीम के साथ. ठीक है, इफ देर इज एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस क्लासेस, so you all are free to tell. Okay, thank you.